हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन मेरे तो गाइस, आज की वीडियो में पढ़ने वाला सोशल साइंस नवी क्लास का दोस्तों चैप्टर 2, जिसका नाम है दोस्तों यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यानी दोस्तों पहला चैप्टर मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट आपको समझा दिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, मैंने कमेंट में पिन कर रखी है दोस्तों, आपको वहाँ मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, मैंने दोस्तों लिंक दे रखी है। दोस्तों चैप्टर पहले चैप्टर का नाम था फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों वो चैप्टर मैंने आपको डिटेल है वन शॉट में आपको 15 मिनट में मैंने वो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट समझा दिया है दोस्तों। अब बारी है दोस्तों दूसरे चैप्टर की। दोस्तों इस चैप्टर में आपको समझाने वाला बिल्कुल आसान तरीके से। तो चैप्टर का नाम होने वाला है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यहाँ ये तो आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में समाजवाद का उदय दोस्तों कैसे हुआ और दोस्तों रूसी क्रांति कैसे हुई। दोस्तों पहले चैप्टर में पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति, इस बार दोस्तों हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति। दोस्तों चैप्टर बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है पीछे चैप्टर की तरह। दोस्तों इसलिए दोस्तों मैं वीडियो को समझाना हूँ बिना कोई देरी के। तो वीडियो स्टार्ट करें बिना कोई देरी के। सबसे पहले दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम होने वाला अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यानी दोस्तों यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यानी दोस्तों आज हम इसी दो टॉपिक पर बात करने वाले पूरे चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं याद रखने वाले योग्य बात। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना का सूत्रपात कर दिया था। ये तो फ्रांसीसी क्रांति के दोस्तों बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा विश्व के अंदर। तत्कालीन यूरोप में कुछ समूह विचार थे जो अपने विचारों और दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। यानी दोस्तों ये बात चली इस टाइम दोस्तों चैप्टर में दोस्तों 19वीं सदी की, यानी 19 से 20 सदी की दोस्तों बात चल रही है। दोस्तों इस 19वीं सदी के अंदर दोस्तों कुछ विचार दोस्तों बहुत ज्यादा उभरे और दोस्तों ये दृष्टिकोण दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर के दोस्तों। वो तो मैं आपको बता दूँ 3 विचारधारा क्या थी। तो दोस्तों हमारी 3 विचारधारा थी, वो उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। यानी कि दोस्तों हमारी तो 3 विचारधारा थी, वो आपको मैं एकदम एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि वो थी हमारी दोस्तों उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। दोस्तों ये विचारधारा 3 विचारधारा थी दोस्तों तत्कालिक यूरोप में दोस्तों उभरी। यानी दोस्तों ये दृष्टिकोण बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े दोस्तों इन दृष्टि यानी विचारधारा का बोलते। तो सबसे पहले आपको उदारवादी का समझा देता हूँ कि उदारवादी दोस्तों क्या विचारधारा रही थी उस समय। तो सबसे पहले था दोस्तों हमारा सभी धर्मों का बराबर सम्मान, शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी, व्यक्ति के अधिकारों का समर्थक। यानी दोस्तों व्यक्ति के आधार पे उसका समर्थन करना है का, प्रतिनिधि आधारित निर्वाचित सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका के समर्थक। यानी दोस्तों ये चाहते थे कि दोस्तों स्वतंत्र रूप से दोस्तों न्यायपालिका यानी जुडिशरी यानी तो न्यायपालिका दोस्तों वो स्वतंत्र होकर दोस्तों कार्य करे। और दोस्तों मैं आपको बता सार्वभौमिक व्यस्क मत अधिकार के समर्थक नहीं थे। यानी दोस्तों वो नहीं चाहते थे कि दोस्तों सार्वभौमिक व्यस्क मत अधिकार दोस्तों समर्थक में नहीं थे। और निजी संपत्ति के समर्थक यानी दोस्तों निजी संपत्ति दोस्तों हमारे अधिकार होता था दोस्तों इसके ऊपर वो थे। तो दोस्तों हम बात करते हैं रेडिकल। रेडिकल की क्या विचारधारा रही है दोस्तों, रूढ़िवादी की अलग विचारधारा थी और रेडिकल की अलग विचारधारा रही है और रूढ़िवादी की अलग विचारधारा रही है। दोस्तों आज हम इसी 3 के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रेडिकल की दोस्त में उदारवादी को समझा दिया तो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना चाहते थे और शासकों को नियंत्रित सत्ता के विरोधी थे और प्रतिनिधि आधारित निर्वाचित सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका समर्थक। यानी वो स्वतंत्र न्यायपालिका के समक्ष में थे। तो रेडिकल की बात करते हैं तो रेडिकल की विचारधारा कुछ अलग है, इनसे अलग ही बिल्कुल भिन्न है। बहुमत पर आधारित सरकार यानी दोस्तों जिस सरकार के बहुमत मिलता था वो सरकार बनेगी। दोस्तों वो ये चाहते थे, रेडिकल चाहते थे कि जिस सरकार के बाद जिस दल के बाद दोस्तों बहुत ज्यादा मत हो दोस्तों वही आएगी सरकार में। दोस्तों वो ये चाहती थी। बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकार के खिलाफ। यानी दोस्तों जो बड़े जमींदार थे दोस्तों, जो बहुत बड़े बड़े फेमस यानी धनी लोग थे दोस्तों और उद्योगपति थे, उनके ऊपर दोस्तों विशेष अधिकार थे, उसके समर्थक में नहीं थे। यानी दोस्तों उन्हें विशेष अधिकार ना मिले कि दोस्तों अमीर थे, बहुत ज्यादा उनके पास पैसा था, धनी थे, तो उन्हें दोस्तों कुछ विशेष अधिकार थे उसके वो खिलाफ में थे। तो ये थे रेडिकल वाली की विचारधारा, ये थी कुछ। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। यानी दोस्तों ये चाहते थे, इनके कुछ लोग चाहते थे कि दोस्तों महिलाओं को भी मताधिकार मिले, यानी कि वोट डालने का अधिकार मिले। और निजी संपत्ति का विरोध नहीं, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेत का विरोध। यानी कि दोस्तों वो विरोध में नहीं थे संपत्ति यानी निजी संपत्ति के लिए दोस्तों विरोध में नहीं, लेकिन कुछ लोग थे जो विरोध दोस्तों करते थे। तो दोस्तों हम बात करते हैं रूढ़िवादी के कि दोस्तों उदारवादी सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना चाहते थे और रेडिकल दोस्तों बहुमत के आधारित सरकार चाहती थी और बड़े जमींदार को दोस्तों जो अधिकार मिलते दोस्तों वो रेडिकल नहीं चाहते कि बड़े जमींदार धनी लोगों को दोस्तों अधिकार मिले, विशेष अधिकार मिले। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने रूढ़िवादी की। यानी कि दोस्तों रूढ़िवादी दोस्तों इंपॉर्टेंट विचारधारा रही है उस समय ये तत्कालीन यूरोप में। तो दोस्तों रूढ़िवादी की दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रूढ़िवादी की दोस्तों विचारधारा रही है, 3-4 विचारधारा रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उदारवादी और रूढ़िवादी के विचारों का विरोध। यानी कि जो उदारवादी की जो विचारधारा थी और रेडिकल की जो विचारधारा थी दोस्तों ये दोनों का विरोध करना चाहते थे। यानी कि दो भी बात की विचारधारा रही है उसके बिल्कुल सच थे, वो खिलाफ थे।
अतीत के सम्मान सम्मान यानी जो अतीत में जो भी हुआ है उसके सम्मान करते थे, यानी उस चीज़ का सम्मान करते थे, जो भी घटना घटी है अतीत में पास्ट में जो भी चीज़ें घटी है उसके वो सम्मान करते थे बहुत ज़्यादा। और बदलाव की प्रक्रिया यानी तो बदलाव की जो प्रक्रिया यानी बदलाव चेंज की जो प्रक्रिया थी उसकी तो प्रक्रिया में धीमे जाते थे, यानी कि वो प्रक्रिया हो लेकिन बहुत हल्के से हो, यानी कि बहुत कम ही से हो। बदलाव की प्रक्रिया तो हो लेकिन बहुत कम तरीके से हो। तो दोस्तों ये 3 विचार रही हो उस समय तत्कालीन यूरोप में कि उदारवाद दोस्तों सभी धर्मों को बराबर समझते थे और शासकों पे अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे और कुछ चीज़ों में तो वो उनका अधिकार वो चाहते थे। और रेडिकल दोस्तों बहुमत पर आधारित सरकार चाहती थी और स्वतंत्र दोस्तों न्यायपालिका चाहती थी रेडिकल। और निजी संपत्ति पे दोस्तों बहुत कम विरोध था उनका, यानी कि दोस्तों हर किसी का विरोध नहीं था इस रेडिकल विचारधारा के अंदर। और दोस्तों रूढ़िवादी दो सब अलग थी, यानी कि इन दो विचारधारा से बहुत ज़्यादा अलग थी। और दोस्तों दोनों विचारधारा यानी कि रूढ़िवादी जो थी उदारवादी और रूढ़िवादियों के विचारधारों का विरोध करती थी। दोस्तों मैं आपको 3 विचारधारा समझा दिया, अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं अपने एक टॉपिक की, तो इसी के अंदर दोस्तों चैप्टर के अंदर वो इम्पोर्टेंट है औद्योगिक क्रांति की समस्या। दोस्तों औद्योगिक क्रांति दोस्तों उस समय 19वीं सदी में दोस्तों बहुत ज़्यादा ये उभरी, यानी दोस्तों ये जो क्रांति थी दोस्तों बहुत ज़्यादा सामने दोस्तों ये बहुत ज़्यादा समस्या थी इसकी औद्योगिक क्रांति की समस्याएं। यानी तो औद्योगिक औद्योगिक क्रांति की समस्या क्या थी दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आवासीय समस्या यानी कि दोस्तों रहने की समस्या थी, साफ सफाई की समस्या दोस्तों यानी साफ सफाई बहुत कम थी, इस वजह से दोस्तों समस्या फैली क्रांति। और बेरोजगारी यानी कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी उस समय। काम की लंबी अवधि यानी कि दोस्तों काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, कम मजदूरी यानी कि दोस्तों काम तो करते थे लेकिन दोस्तों उन्हें बहुत कम पैसा मिलता था काम के बदले। दोस्तों अब एक और हम विचारधारा की बात करें जिसका नाम है समाजवाद। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने की जरूरत है इसे कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे और समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादी विचार निम्नलिखित हैं, ये जैसे जो समाजवादी तो निजी संपत्ति के विरोध से यानी कि समाजवाद जो दोस्तों विचारधारा रही है, ये जो लोग थे दोस्तों ये चाहते थे कि दोस्तों निजी संपत्ति यानी जो हमारी स्वयं की जो संपत्ति है उस पर विरोधी चाहते थे, यानी कि दोस्तों ये दोस्तों इनकी जो दृष्टि थी दोस्तों बहुत ज्यादा अलग थी दोस्तों, भविष्य को लेकर दोस्तों इनकी दृष्टि थी। दोस्तों जो ये समाजवाद के जो लोग थे यानी कि जो ये विचारधारा रही है, इस विचारधारा के अंदर दोस्तों जो भविष्य की दोस्तों अलग ही दोस्तों भिन्न यानी दोस्तों दृष्टि थी, उनकी अलग ही विचारधारा रही थी भविष्य को लेकर। दोस्तों वो निम्नलिखित विचारधारा जो विचारक थे उनकी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है रॉबर्ट ओवेन, एक नए तरह के समुदाय न्यू हार्मोनी की रचना का प्रयास किया, यानी कि जो रॉबर्ट ओवेन थे एक नए तरह के समुदाय की एक नए समुदाय की वो कल्पना करना चाहते थे, उन्होंने रचना भी की थी और रचना का प्रयास किया। लुई ब्लांक दोस्तों दूसरे थे दोस्तों विचारक लुई ब्लांक, वे चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, यानी कि जो लुई ब्लांक थे वो चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। और तीसरा दोस्तों हमारे जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको सामने तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो दोस्तों तीसरे थे हमारे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो इनका विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी का समाज है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब एक पूंजीपति इस तरह मुनाफे को संचालित करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों जो निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी और एक समाज की स्थापना होगी जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज की यानी समाज नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। यानी तो जो मार्क्स का विश्वास था कि दोस्तों जो लड़ाई यानी जो क्रांति फैली है पूंजीपति और दोस्तों जो मजदूरों के भी दोस्तों उनमें दोस्तों जो जीतेगा दोस्तों मजदूरी जीतेंगे उस क्रांति के अंदर। दोस्तों ये मार्क्सवादी जो मार्क्स थे दोस्तों मार्क्स कार्ल मार्क्स थे उनका ही विश्वास था इस चीज के ऊपर कि दोस्तों जो क्रांति फैली दोस्तों क्रांति के अंदर दोस्तों जो पूंजीपति थे तो यानी दोस्तों जो उद्योगपति दोस्तों वो नहीं जीतेंगे बल्कि दोस्तों मजदूर जीतेंगे जो काम कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दे रही है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जो मार्क्स थे दोस्तों उन्होंने कहा कि उन्होंने भविष्य के इस समाज को जो भविष्य जो समाज था उसकी कल्पना की, उन्होंने नाम रखा साम्यवादी। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दोस्तों ये याद कर लीजिएगा साम्यवादी समाज का नाम दिए दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है कि किसने नाम दिए साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज को, किसने नाम दिया, तो दोस्तों आप लीजिए मार्क्स ने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दोस्तों दिया था। तो 1917 की अक्टूबर क्रांति के द्वारा रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है कि यानी तो 1917 में अक्टूबर क्रांति के द्वारा रूसी सत्ता पर समाजवादियों ने जो समाजवादी थे
उनकी दोस्तों उन्होंने कब्जा कर लिया और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा अक्टूबर कि अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं 20वीं सदी के अंदर। तो बात चलिए हमारी 20वीं सदी की। दोस्तों जो हम कारण है मैं आपको बता देता हूँ कि 20वीं सदी में क्या क्या चीज हुई, मैं आपको बता देता हूँ शुरू से। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस यानी 20वीं सदी यानी दोस्तों ये बात चल रही है 1901 की कहानी, यानी 1901 के बाद की जो कहानी चली है, यानी कि 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू में। तो अब हम बात करते हैं क्या 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 चीजें घटना हुई है 20वीं सदी की शुरुआत में। रूस की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी। यानी दोस्तों 20वीं सदी के शुरू में दोस्तों शुरुआत में रूस की लगभग 85% यानी 85% जो आबादी थी यानी जनता दोस्तों खेती पर निर्भर थी, यानी ये खेती करती थी, कोई अन्य काम नहीं करती थी। 85% जो जनता थी वो दोस्तों सिर्फ खेती करती थी, इसके अलावा कुछ नहीं करती थी। कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी जहाँ काम की दशाएं बेहद खराब थी। यानी कारखाने जो थे दोस्तों के ऊपर सिर्फ हक जो दोस्तों उद्योगपति का था, और दोस्तों वहाँ की जो स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्युन मीर को सौंप देते थे और फिर कम्युन परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। यानी कि किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्युन यानी मीर को सौंप देते थे, यानी कि अपनी जमीन मीर को सौंप देते थे और फिर कम्युन परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। रूस में निरंकुश राजशाही 1904 में जरूरी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वस्तु थी वो तो उसकी तेजी से बढ़ने लगी 1904 के समय, यानी कि 1904 ईस्वी में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वस्तु थे उनकी कीमत बढ़ने लगी। मजदूर संगठन भी बनने लगे जो मजदूर की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। ये दोस्तों मजदूर जो संगठन है दोस्तों बनने लगे हैं, मजदूरों के संगठन बनने लगे क्योंकि हालत बहुत खराब चल रही थी उस समय। वो दोस्तों बनने लगे मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग की वजह से दोस्तों ये बहुत ज्यादा ये दोस्तों ये संगठन बनने लगे। अब बात करें दोस्तों 1905 की क्रांति, यानी दोस्तों अब हमारी बात चली 20वीं सदी की, इसलिए दोस्तों इसके अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि 1905 की क्रांति क्या है। तो दोस्तों इसको हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है इस दौरान पादरी गोपाल के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। यानी दोस्तों इसमें ये कहना चाहता है इस टॉपिक के अंदर, यानी 1905 की क्रांति में क्या क्या हुआ कि इसी दौरान पादरी गोपाल के नेतृत्व में, यानी कि पादरी गोपाल के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल, यानी जार के एक महल था, जार नाम का एक महल था, उसके सामने सैनिकों पर जुलूस निकल रहा था शांतिपूर्ण। लेकिन दोस्तों वहां पर जो जार के महल के जो सैनिक थे उन्होंने हमला कर दिया जुलूस के ऊपर और इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए। 100 संख्या से ज्यादा अधिक दोस्तों मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए, यानी 300 मजदूर घायल हो गए। और इस इतिहास में इस घटना को कहते हैं खूनी रविवार, यानी दोस्तों इस घटना को आज भी याद किया जाता है और इसका नाम दिया गया है खूनी रविवार। यानी कि इस दिन दोस्तों जुलूस निकाला गया था दोस्तों पादरी गोपाल के नेतृत्व में। उस समय दोस्तों जो जार के जो मेल था दोस्तों उसके सिपाहियों ने दोस्तों जुलूस के ऊपर दोस्तों सैनिकों ने दोस्तों जुलूस के ऊपर हमला कर दिया और 100 मजदूर मारे गए, 300 मजदूर घायल हो गए। ये दोस्तों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी घटना के कारण दोस्तों ये जो 1905 क्रांति दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। सारे देश में हड़तालें होने लगी, यानी तो पूरे देश में हड़तालें हो गई इस कारण की वजह से। विश्वविद्यालय बंद हो गए, यानी दोस्तों यूनिवर्सिटी कोई थे दोस्तों वो बंद हो गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कर ली। यानी तो जो वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे और अन्य मध्यवर्गीय कामगार थे जो कार्य करते थे, उन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की। यानी संविधान वो चाहते थे नया संविधान बने और यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की, यानी यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना उन्होंने कर ली खुद ही। एक और दोस्तों हम टॉपिक की बात करते हैं, इसी में आता है दोस्तों 1905 क्रांति के अंदर के जार के एक निवासी पारदर्शिता संसद ड्यूमा की गठन पर सहमत हुआ। मात्र 75 दिनों के भीतर ड्यूमा 3 महीने के भीतर दूसरी ड्यूमा को उसने बर्खास्त कर दिया। तीसरे ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया ताकि उसकी शक्तियों पर अंकुश न लगे। यानी तो 1905 के में बहुत सारी चीज दोस्तों घटना घटी दोस्तों जार के मेली सैनिकों ने दोस्तों लोगों के ऊपर हमला कर दोस्तों उन्होंने 100 से मजदूर मारेगा दोस्तों, 300 घायल हुए। वजह दोस्तों ये इनसे 5 क्रांति फैली और दोस्तों बहुत ज्यादा हड़तालें होने लगी, पूरे देश के हड़ताल होने लगी और विश्वविद्यालय बंद हो गए। और दोस्तों लोगों, डॉक्टर ने, इंजीनियर ने दोस्तों मांग की यूनियन ऑफ यूनियन की। संविधान सभा में दोस्तों उन्होंने मांग की कि यूनियन ऑफ यूनियन की उन्होंने मांग की। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ, आपने सुना भी होगा बहुत ज्यादा, आपने अपने ऑनलाइन दोस्तों अपने सोशल में सुना भी विश्व प्रथम विश्व युद्ध। तो हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों कब हुआ और किस तरीके से हुआ।
तो इस टॉपिक दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, यानी दोस्तों कम से कम 4 साल यानी 5 साल के अंदर दोस्तों ये विश्व युद्ध हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध 2 प्रमुख गुटों के बीच लड़ा गया, यानी कि दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध होता है दोस्तों 2 गुटों के बीच दोस्तों लड़ा गया। दोस्तों बहुत बड़ा विश्व युद्ध है, यानी कि दोस्तों ये थी कि विश्व युद्ध इसलिए कहते हैं दोस्तों बहुत बड़ा ये दोस्तों वार हुई है, यानी कि बहुत बड़ा ये युद्ध हुआ विश्व के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों 2 प्रमुख गुटों के बीच दोस्तों ये बीच लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों मित्र शक्तियां में दोस्तों आता मुख्य देश फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, यानी रूस भी था, इसमें ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था। और केंद्रीय शक्ति में दोस्तों आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, यानी दोस्तों ये बात चल रही है जर्मनी की, तुर्की की और ऑस्ट्रिया की, यानी दोस्तों ये मुख्य देश थे, केंद्रीय शक्ति थी। मित्र शक्ति थी फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। दोस्तों ये इन 6 देशों के बीच दोस्तों ये विश्व युद्ध लड़ा गया, खास जो मुख्य थे। तो अब बात करते हैं फरवरी क्रांति की। दोस्तों अब ये डेट जरूर याद है कि दोस्तों कब तक दोस्तों ये प्रथम विश्व युद्ध फैला, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों कब तक चला, यानी 1914 से लेकर 1918 दोस्तों ये प्रथम युद्ध चला था। और हमने इसे कि ये 2 गुटों के बीच दोस्तों ये लड़ा गया था। आपको नाम याद रखना कि मुख्य जो देश आते हैं मित्र शक्ति में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, और केंद्र शक्ति में आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। यानी तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपका टेबल दोस्तों ये जरूर याद करें कि प्रथम युद्ध कब लड़ा गया और दोस्तों किन गुटों के बीच ये लड़ा गया। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं फरवरी क्रांति। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फरवरी क्रांति दोस्तों क्या है, क्यों हुई फरवरी क्रांति, तो अभी से हम समझने की कोशिश करते हैं। फरवरी क्रांति फरवरी 1917 में मजदूरों के इलाकों में पदार्थों की भारी कमी हो गई, यानी दोस्तों मजदूरों के इलाकों में दोस्तों पदार्थों की बहुत ज्यादा कमी हो गई। इसी के साथ अनेक विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई। इन विरोध प्रदर्शनों में सेना के सिपाही भी शामिल थे, यानी कि इन विरोध प्रदर्शनों में सेना के सिपाही भी शामिल थे। इस प्रदर्शन में दोस्तों सिपाही भी शामिल थे, हो गए थे। परिस्थिति को देखते हुए 2 मार्च 1917 को जार ने गद्दी छोड़ दी, यानी जार ने गद्दी छोड़ दी और एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस प्रकार फरवरी क्रांति के द्वारा जार ने निरंकुश शासन का अंत हुआ, यानी कि जो जार के जो निरंकुश शासन है दोस्तों इस क्रांति की वजह से दोस्तों फरवरी क्रांति की वजह से इस प्रकार फरवरी क्रांति के द्वारा जार ने निरंकुश शासन का अंत हुआ। जो ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ था, यानी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा प्रदर्शन, प्रदर्शन के अंदर सिपाही भी शामिल थे। कि दोस्तों पदार्थों की बहुत ज्यादा कमी पड़ गई थी मजदूरों के इलाकों में। अब दोस्तों बात करते हैं कारण, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कितना लंबा खींचा, क्यों घटना क्या प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध का लंबा खींचना घटना 1 फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी, प्रभाव रूस में राजशाही का अंत, यानी कि दोस्तों इसकी वजह से दोस्तों जो बहुत ज्यादा प्रदर्शन होने लगे, इसकी वजह से दोस्तों रूस में राजशाही का अंत हुआ। और राष्ट्रपुतिन एक सन्यासी का प्रभाव, और 22 फरवरी को एक फैक्ट्री की तालाबंदी, सार्वभौमिक वेस्ट मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव, सैनिकों का मनोबल गिरना, शरणार्थियों को समस्या, खाद्यान्न की कमी और उद्योगों को बंद होना। और ऐसी दोस्तों घटनाएं जो है मैं आपको बता देता हूँ घटनाएं क्या क्या हुई कि 50 अन्य फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों का घेराव, राज्य द्वारा कर्फ्यू लगाना, 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त करना, सरकार 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, यानी कि जो प्रदर्शनकारी थे, यानी जो जुलूस निकाले दोस्तों उन्होंने कब्जा कर लिया सरकारी जमीनों पे। सिपाही एवं मजदूरों के संगठन सोवियत गठन, सैनिक कमांडर की सलाह पर जार का गद्दी छोड़ना, 2 मार्च 1917 में दोस्तों जार ने गद्दी छोड़ दी। अब बात करें दोस्तों का जो क्या क्या प्रभाव पड़ा इस कारण की वजह से। रूस में जारशाही का अंत, यानी जो जारशाही थी जो शाही चल रही थी उसका अंत हुआ। सार्वभौमिक वेस्ट मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। और आंतरिक सरकार में सोवियत और ड्यूमा के नेताओं की शिकायत। ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट विषय याद कर ले कि किस वजह से क्या प्रभाव पड़ा और क्यों पड़ा। अब हम बात करें दोस्तों अप्रैल थीसिस की। दोस्तों अप्रैल थीसिस क्या है, दोस्तों क्यों हुई और किस वजह से हुई। तो हम बात करें दोस्तों अपने अप्रैल थीसिस की। तो 1917 में बोल्शेविकों ने निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। उन्होंने 3 मांगे रखी, जिसे लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 3 मांगे रखी, यानी कि जो निर्वाचित नेता थे व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए, उन्होंने 3 मांगे रखी, जिसे लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये 3 मांगे थी। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाएंगे। जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से लेकर 1918 तक, उसके बीच दोस्तों उन्होंने व्लादिमीर लेनिन ने दोस्तों ये प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, ये इसकी मांग की। सारी जमीन किसानों को हवाले कर दी जाए दोस्तों, इसकी ये मांग की। और बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएंगे, जो बैंक जो है दोस्तों उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। अब बात करें तो अक्टूबर के 1917 की क्रांति। हम दोस्तों हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट क्रांति, उसी क्रांति बहुत ज्यादा इस चैप्टर के अंदर, तो उसी क्रांति को दोस्तों आपको समझना दोस्तों ये भी याद रखना कि कौन सी क्रांति किस टाइप हुई। तो इस टॉपिक दोस्तों फिलहाल पढ़ते हैं कि क्रांति कौन सी हुई, कब हुई।
अक्टूबर क्रांति। तो अक्टूबर क्रांति दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि अक्टूबर क्रांति 1917 की क्रांति जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बेशकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेकिन लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पुर्तगाल, सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जे करने के लिए राजी कर लिया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ हो गया और शाम ढलते ढलते पूरा शहर बोल्शेविक का नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी। इसे ही अक्टूबर क्रांति के नाम दिया जाता है। यानी कि बहुत सारे दोस्तों तो जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बेशकों ने भी टकराव बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा टकराव बढ़ गया, तो उसके यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रांति होने लगी और अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी और ऐसे ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको याद रखिए दोस्तों अक्टूबर क्रांति कौन से समय हुई और किस समय हुई, तो आपको याद रखना है कि अक्टूबर 1917 में होती या अक्टूबर क्रांति हुई थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं 1917 की अक्टूबर क्रांति के बारे में। अक्टूबर जो क्रांति उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए और क्यों हुए, तो हम इसको ही टॉपिक दोस्तों पढ़ते हैं। 1917 की अक्टूबर क्रांति। तो निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई, जो निजी संपत्ति के जो अधिकार दोस्तों उसका भी समाप्ति कर दी गई। ज्यादातर उद्योगों को और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जमीन को सामाजिक समाप्ति घोषित कर दिया गया और सामंतों की जमीन कब्जा। जीवन के सभी क्षेत्र पर सेंसरशिप लगा दी जाए। ये जमीन जीवन के सभी क्षेत्र थे, जीवन के सभी क्षेत्र पर सेंसरशिप लगा दी जाए और अभी जातीय वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया और कम्युनिस्ट पार्टी की एकमात्र पार्टी थी। यानी कि जो रूस के अंदर दोस्तों सिर्फ एक ही पार्टी रह गई, यानी कि एक ही दल रह गई जिसके बाद दोस्तों दो ही राज करता है रूस के ऊपर। यानी कि इसमें इस कारण दोस्तों 1917 की क्रांति के बाद दोस्तों ये बदलाव हुआ। यानी कि दोस्तों सिर्फ एक मात्र पार्टी रह गई रूस के अंदर और रूस ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। यानी कि जो रूस जो थे उन्हें जर्मनी के साथ शांति वाले दोस्तों हस्तांतर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया और दोस्तों शांति जो कागजात के ऊपर दोस्तों उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और रूस में गृह युद्ध की शुरुआत, यानी रूस के अंदर दोस्तों गृह युद्ध होने लगे। यानी कि सिविल वॉर दोस्तों छिड़ गई, यानी कि रूस के अंदर और निजी संपत्ति पर जो अधिकार थे दोस्तों वो भी अधिकार समाप्त कर दिए गए और जाते उद्योग और बैंकों पर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं गृह युद्ध की। तो दोस्तों गृह युद्ध है दोस्तों, गृह युद्ध कहते हैं तो सिविल वार को। यानी कि जो सिविल वार जो दोस्तों होती है, यानी कि जो एक दो क्षेत्रों के बीच में, यानी कि दो शहरों के बीच या दो जगहों के बीच जो लड़ी जाती है उस वार को दोस्तों गृह युद्ध कहते हैं। सिविल वॉर जैसे इंग्लिश में सिविल वॉर भी कहते हैं। क्रांति के बाद पूरा रूस निम्नलिखित के 3 समूह में बंट गया था। बोल्शेविक रेड्स, सामाजिक क्रांतिकारी ग्रेन्स और जार समर्थक। यानी जो गृह युद्ध के कारण दोस्तों ये 3 समूह में बंट गया था दोस्तों रूस। जिसको दोस्तों सबसे पहला आपका आता है बोल्शेविक रेड्स और सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स, जार समर्थक ये व्हाइट्स, जिसे हम व्हाइट्स भी कह सकते हैं। इन 3 समूह के बीच रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। यानी कि इन समूह के बीच दोस्तों गृह युद्ध छिड़ गए और ग्रीन्स और व्हाइट्स को फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का भी समर्थन मिल रहा था। इन जो ग्रीन्स थे और दोस्तों व्हाइट थे दोस्तों उन्हें फ्रांस, अमेरिका के दोस्तों समर्थन मिलने लगा था। और गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भूखमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर फैल गई। यानी जब गृह युद्ध दोस्तों फैला था उस समय दोस्तों लूटमारी दोस्तों बहुत ज्यादा फैल गई थी दोस्तों, महामारी बहुत ज्यादा फैल गई थी, जिसमें खाने की महामारी दोस्तों बहुत ज्यादा फैल गई थी और लूटमारी बहुत ज्यादा फैल गई थी। अब बात दोस्तों हम करते सामूहिकरण। तो सामूहिकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये टॉपिक है तो ये सब समझने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी दोस्तों, हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। सामूहिकीकरण तो स्टालिन ने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया। यानी कि स्टालिन ने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इससे अंतर्गत सभी किसानों को सामूहिक खेतों या कोल खोज में काम करने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि इसके अंतर्गत सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, यानी कि बाध्य किया गया, यानी उन्हें मनाया गया। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिया गया। यानी कि जो ज्यादा जो जमीन थे दोस्तों साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कुल खर्च के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया। यानी जो दोस्तों जो खेतों में दोस्तों मुनाफा होता दोस्तों वो सभी मजदूरों की भी दोस्तों बांट दिया जाता था। ये सामूहिकीकरण यानी दोस्तों बांट दी जाती सारी चीजें, यानी कि उन्हें बाध्य गया, पहले उन्हें बाध्य किया गया काम करवाने के लिए, फिर दोस्तों उन जो भी मुनाफा मिलता था दोस्तों उसे सभी मजदूरों की भी बांट दिया जाता था। हम बात कर रहे हैं तो समाजवादी समाज का निर्माण, यानी जो समाजवादी जो समाज था उसका निर्माण किस तरीके प्रकार हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यानी जो उद्योग थे दोस्तों और जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और सामूहिक खेती जो एक साथ दोस्तों किसानों को दोस्तों कागज खेती करने के लिए वो केंद्र के नियोजन पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई।
वो एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिले दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। यहाँ ये दोस्तों काम करते हैं जो मजदूर थे दोस्तों, उन्हें दोस्तों विश्वविद्यालय में काम पढ़ाई करने के लिए दोस्तों दाखिला दिलवाया गया और मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। जो मजदूर थे जो काम करते थे उनके लिए दोस्तों अलग से घर बनाए गए और फैक्ट्रियों में बाल बच्चियों खोली गई और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। जो सस्ती यानी जो सस्ता इलाज था दोस्तों भी सेवा प्रदान की गई मजदूरों के लिए। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़िया था दोस्तों किसानों के लिए। तो दोस्तों फाइनली आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। रूसिया ने दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रांति फैली उस समय दोस्तों 19वीं और 18वीं सदी के दौरान दोस्तों ये बहुत ज़्यादा दोस्तों क्रांति फैली दोस्तों। ये क्रांति की वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा बदलाव भी पड़े। जैसे तो फ्रांस के अंदर दोस्तों क्रांति हुई, ऐसे दोस्तों रूस के अंदर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रांति फैली दोस्तों। और वो तीन विचारधारा दोस्तों उस समय उभर के आए थे 19वीं सदी के दौरान दोस्तों। बहुत तीन विचारधारा उभर के आई थी जो मैंने आपको शुरू में भी समझाया था कि आपको दोस्तों जरूर याद रखना। जैसे जो था रेडिकल रूढ़िवादी और उदारवादी। तो दोस्तों ये तीन विचारधारा बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चलिए सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको चैप्टर समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर। तो मिलते हैं वीडियो से, बाय बाय, लव यू ऑल।